वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अपनी क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 संयुक्त राष्ट्र और इसके संगठन के बारे में। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है। इसके पार्ट 2 का जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सके। इसी के साथ साथ हमेशा की तरह नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्या, इनकी ज़रूरत क्या है, लीग ऑफ नेशंस क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके अंग कौन कौन से हैं डिटेल में जानेंगे और इसमें किन किन सुधारों को प्रस्तावित किया गया है। साथ ही साथ हम इस पूरी वीडियो में हम पूरा पढ़ने वाले। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये सब पढ़ेंगे कि विश्व बैंक क्या है, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और ये कुछ नए टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ और ILO, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते क्या हैं, इनसे हम समझते क्या हैं। तो देखिए, वह संगठन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों द्वारा मिलकर बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाते हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है, देखिए वह संगठन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन बनाता है, देश बनाते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, इन संगठनों के सदस्य कौन होते हैं, देश होते हैं और ये पूरे विश्व के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी ये संगठन पूरे विश्व के लिए काम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और किसके द्वारा बनाए जाते हैं, देशों द्वारा, तो इन्हें बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बात आती है कि इनकी ज़रूरत क्या है। तो देखिए, ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि विश्व में कई सारी ऐसी समस्याएं जिनको सुलझाने के लिए कोई एक देश सिर्फ उसका समाधान नहीं कर सकता, यानी जिसको सुलझाने के लिए सभी देशों के सहयोग की ज़रूरत है। तो इसी सहयोग को स्थापित करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की। अब बात आती है ऐसी कौन सी समस्या है। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं जैसे ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान कोई देश अकेला नहीं कर सकता, तो ऐसे में सबके सहयोग की आवश्यकता है। तो उसी सहयोग को स्थापित करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की। इसी के साथ साथ देशों के बीच समझौता करवाने के लिए, देशों के बीच समझौता करवाने का मतलब है कि मान लीजिए दो देशों के बीच कोई वाद विवाद है, तो उनके बीच में बिचौलिया बनकर उनके बीच क्या कराया जाए, समझौता कराया जाए। तो वो काम भी कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन करते हैं। इसी के साथ साथ देशों के बीच संयोग स्थापित करने के लिए, कॉपरेशन स्थापित करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, संगठनों द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। और साथ ही साथ विश्व में युद्ध की संभावना को कम करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए युद्ध होते क्यों है, युद्ध तब होते हैं जब दो देशों के बीच में गलतफहमियां या समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो युद्ध करने लग जाए। तो इन्हीं समस्या और गलतफहमियों को ना बढ़ने देने का काम कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और इसी वजह से विश्व में युद्ध नहीं होते। अगर हम देखें तो जो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हमें बात करनी है लीग ऑफ नेशंस के बारे में। ठीक है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। उसके बाद बात करेंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यानी UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। फिर बात करेंगे हम विश्व बैंक यानी WB के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में। फिर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच के बारे में भी हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीग ऑफ नेशंस के बारे में। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से पूरी दुनिया को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में इस तरह के विश्व युद्ध दोबारा, यानी ऐसे युद्ध को दोबारा होने से रोकने और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए सभी देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की सोची, ताकि देशों के बीच विवाद को बातचीत से सुलझाया जा सके और फिर से विश्व युद्ध ना हो। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में विश्व को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो ऐसे में सभी देशों ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा संगठन बनाए जिसके अंदर सभी देश अपनी समस्याओं का बातचीत द्वारा समाधान कर सकें और दोबारा युद्ध करने की समस्या पैदा ना हो या स्थिति पैदा ना हो। तो इसीलिए बनाया गया किसको, लीग ऑफ नेशंस को। अब हुआ क्या, ये संगठन ज़्यादा सफल नहीं हुआ और दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। यानी इस संगठन का जो काम था कि वो युद्ध को होने से रोके, वो उसे नहीं कर पाया। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और दूसरा विश्व युद्ध और भी ज़्यादा खतरनाक रहा और इसमें प्रथम विश्व युद्ध से भी ज़्यादा नुकसान हुआ। अब इससे सभी देशों को महसूस हुआ कि लीग ऑफ नेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या किया कि लीग ऑफ नेशंस को बदल कर क्या बना दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी बन गया। यानी लीग ऑफ नेशंस के बाद जो संगठन आया उससे डेवलप होकर उसी को बोलते हैं क्या, UNO यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो आगे अगर हम देखें तो आपको ये यहाँ पर उसका सिंबल दिखाई दे जाएगा, किसका, लीग ऑफ नेशंस का। आगे अगर हम देखें तो हमें बात करनी है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, ये उसका लोगो है।
स्थापना की गई थी इसकी 24 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर 193 सदस्य हैं और साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। इसके उद्देश्यों के बारे में बात करें, यानी इसे क्यों बनाया गया, तो देखो विश्व में शांति कायम रखने के लिए, देशों के बीच के विवाद को बातचीत से सुलझाने के लिए, देशों की मदद करने के लिए, साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और देशों के बीच संधियां करवाने के लिए, यानी किसी भी तरीके का विवाद हो तो संधियां करवाने के लिए, और इसी के साथ साथ विश्व में सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए इस संगठन को क्या किया गया, बनाया गया था। अब इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूएन इस पूरी, यानी जो पूरा चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो इन्हें बिल्कुल आराम से अच्छे से देखिएगा। तो देखिए इसके प्रमुख 6 अंग हैं। पहला है सुरक्षा परिषद, इनके बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। दूसरा है सचिवालय, फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, ठीक है। तो ये इसके 6 महत्वपूर्ण अंग है और यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि क्या है, सुरक्षा परिषद यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम सुरक्षा परिषद के बारे में बात करें तो देखो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कैसे, देखिए 15 सदस्य होते हैं, उन्हें 2 भागों में, यानी 5 और 10। अभी जो 5 सदस्य होते हैं ये स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य का मतलब कि शुरू से यही हैं और आगे भी यही रहेंगे। और 10 क्या होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इन्हें 2 साल के लिए चुना जाता है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो देखो स्थायी सदस्य कितने हो गए, 5। कौन कौन से? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस। तो ये स्थायी हैं, ये हमेशा रहेंगे यहाँ पर। इसी के साथ साथ 10 अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें 2 साल के लिए चुना जाता है और 2 साल बाद ये क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब जो स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्य का मतलब ये जो ये 5 सदस्य हैं, ये वाले जो 5 सदस्य हमारे को दिखाई दे रहे हैं, इनके पास एक खास ताकत होती है जिसे क्या कहते हैं, वीटो कहते हैं, निषेध अधिकार। अब वीटो का प्रयोग करके स्थायी सदस्य किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है या सीमित कर सकता है। मान लीजिए यूएनओ की सुरक्षा परिषद के अंदर कोई प्रस्ताव रखा जाता है चर्चा के लिए, तो कोई भी जो देश है, स्थायी सदस्य है, वो क्या कर सकता है, अपनी वीटो की ताकत का प्रयोग कर कर उस जो प्रस्ताव की चर्चा होने से क्या कर सकता है, रोक सकता है या फिर उस चर्चा को बिल्कुल समाप्त कर सकता है। तो यही है वीटो। अब ये सबसे विवादास्पद चीज़ है कि इस तरीके से किसी भी प्रस्ताव को रोक सकने की क्षमता क्या है, सही नहीं है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए कितने सदस्य हैं टोटल, 15, जिसमें से 5 कौन से स्थायी और इनके पास क्या है, वीटो है, ठीक है। इसी के साथ साथ 10 सदस्य हैं जो कि क्या है, अस्थायी, और इनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है। इन्हें 2 साल के लिए चुना जाता है और ये हर 2 साल बाद क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अगर इनके कार्यों के बारे में बात की जाए तो इसका काम क्या है, देखो देशों के विवादों को सुलझाना, विश्व में शांति बनाए रखना और शांति जो भंग करे उस देश को क्या करना, सज़ा देना, ठीक है। तो आई होप कि आपको सुरक्षा परिषद क्लियर होगा। आगे डिस्कस करते हैं हम। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके सभी कमेंट्स का आंसर ज़रूर मिलेगा। तो अब बात करते हैं सचिवालय के बारे में। तो सचिवालय आखिर होता क्या है? देखिए यूएनओ की नौकरशाही को सचिवालय कहा जाता है। कहने का मतलब है कि देखिए जैसे एक सरकारी कंपनी होती है तो उसके अंदर सरकारी कर्मचारी काम करते हैं ना, उसी तरीके से यूएनओ के अंदर जितने भी अधिकारी काम करते हैं, जो भी उसके कर्मचारी हैं, उन्हीं को मिलाकर क्या कहा जाता है, सचिवालय। तो सचिवालय यूएनओ के लिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों का क्या होता है, समूह होता है। यानी जितने भी कर्मचारी वहाँ पर काम करते हैं उसके समूह को क्या बोलते हैं, सचिवालय बोलते हैं। ये यूएनओ के बाकी अंगों को जानकारी देता है और उनके कामों का क्या करता है, लेखा रखता है। यानी जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, लेखे जोखा करने का काम होता है कहाँ पर, यूएनओ में, वो सब कौन करता है, सचिवालय करता है। अगर नेक्स्ट हम देखें तो आता है हमारे पास आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या करती है, विश्व में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए काम करती है। स्थापना कब की गई इसकी, 1945 में। इसके सदस्य 54 है, यानी 54। इसकी बैठक देखिए विश्व, यानी साल के अंदर ना इसकी 2 बार बैठक होती है। पहली बैठक होती है जुलाई में, कहाँ पर, जेनेवा में, और दूसरी बैठक होती है अप्रैल में, यानी न्यूयॉर्क में। तो जो इसकी 2 मीटिंग है, पहली कहाँ होती है, जुलाई में जेनेवा में, और दूसरी मीटिंग होती है अप्रैल में न्यूयॉर्क में। इसके कार्य क्या है, देखिए विश्व में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास के स्तर को बढ़ाना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे सामने है महासभा। तो महासभा क्या है, देखिए महासभा यूएनओ के सबसे प्रमुख अंगों में से एक है। तो जैसे हमारे देश के अंदर क्या होती है, संसद होती है ना, वैसे ही कहाँ पर यूएनओ के अंदर होती है क्या, महासभा। तो महासभा में क्या होता है, देखिए महासभा में यूएनओ के जितने भी सदस्य हैं सबको एक वोट का अधिकार दिया जाता है और यहाँ पर सभी देश क्या होते हैं, बराबर होते हैं। महासभा में एक देश की संसद जैसा होता है जहाँ पर विवादों पर चर्चा की जाती है और बहुमत से क्या किए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं। महासभा में सामान्य विषयों पर फैसले आम बहुमत से और कुछ खास विषयों पर फैसले 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं।
तो एक बार मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर कोई नॉर्मल सा विषय है तो उस पर आम बहुमत, यानी कि मान लीजिए आम बहुमत का मतलब क्या है कि आधे से ज़्यादा, कि मान लो अगर टोटल वोट 100 हैं तो जिसके पक्ष में 51 वोट होंगे वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। दूसरा, अगर कोई खास विषय है तो उसके ऊपर 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत का मतलब है कि मान लीजिए कोई विषय है और 100 लोगों ने वोट दिया, तो उसमें अगर 66 से ज़्यादा वोट जिसके होंगे वो क्या होगा, वो जीत जाएगा, ठीक है। और बाकी दूसरा व्यक्ति क्या होगा, हार जाएगा, यानी दूसरा पक्ष क्या होगा, हार जाएगा। तो इसे 2/3 बहुमत बोलते हैं। अगर नेक्स्ट हम देखें तो इसका सम्मेलन कब होता है, वर्ष में हर साल एक बार होता है, ठीक है भाई। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, देखिए देश के अंदर जैसे कोर्ट होते हैं ना, वैसे इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। तो ये क्या करता है, ये देशों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाता है। दो देशों के बीच अगर कोई विवाद है तो ये उसे सुलझाता है। ये कहाँ पर स्थित है, ये नीदरलैंड में स्थित है, यानी हैग, जो कि कहाँ पर है, नीदरलैंड में, तो ये वहाँ स्थित है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें 9 सालों के लिए क्या किया जाता है, चुना जाता है। हर 3 साल बाद 5 न्यायाधीशों को चुना जाता है। तो इस तरीके से हर 3 साल बाद 5 न्यायाधीश हट जाते हैं और 15 न्यायाधीश बने रहते हैं 9 साल तक। सभी फैसले कैसे लिए जाते हैं इसके अंदर, बहुमत से लिए जाते हैं, यानी इन न्यायाधीशों की बहुमत से। आगे अगर हम देखें तो हमारे सामने आती है न्यास परिषद। तो न्यास परिषद क्या थी, देखिए न्यास परिषद को उन क्षेत्रों की देखरेख के लिए बनाया गया था जो दूसरे विश्व युद्ध के पास सामान्य शासन शुरू नहीं हो पाया, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर ना तो सरकार बनी ना राजा था, यानी वहाँ पर कोई शासन व्यवस्था ही नहीं बन सकी। तो ऐसे में किसे बनाया गया, न्यास परिषद को। किसके लिए, ताकि इन क्षेत्रों की संपूर्ण देखरेख की जा सके। तो इन क्षेत्रों की देखरेख करने के लिए न्यास परिषद को बनाया। शुरुआत में इसमें कितने देश थे, 11 देशों को रखा गया, यानी 11 ऐसे क्षेत्रों को रखा गया जहाँ पर कोई शासन व्यवस्था नहीं थी। और 1966 में जब प्लामू द्वीप आज़ाद हुआ तो उसके बाद इसका काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया, पर इसे अभी तक ख़त्म नहीं किया गया। यानी प्लामू द्वीप जो था वो आखिरी ऐसा देश था, और जब उसके अंदर शासन व्यवस्था सामान्य हो गई तो उसे हटा दिया गया, पर अभी तक न्यास परिषद को ख़त्म नहीं किया गया। आगे अगर हम देखें तो अब हमें बात करनी है, यानी हमने इसके सारे अंग डिस्कस कर लिए, अब हमें बात करनी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार क्या क्या किए जाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसे आप अच्छे से समझिएगा। देखिए हुआ क्या कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ था वो शीत युद्ध के दौर में बना था, यानी 1945 में, जैसा कि हमने पढ़ा, तो उस समय शीत युद्ध चल रहा था। तो उस दौर के अंदर क्या था कि जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद विश्व में कई सारे परिवर्तन आ चुके हैं अब तक, और अब विश्व के सामने क्या अलग तरीके की चुनौतियाँ, यानी परिस्थिति बिल्कुल बदल गई, क्योंकि शीत युद्ध समाप्त हो चुका, अमेरिकी वर्चस्व चल रहा और परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी हैं। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है, सुधार करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस समय की स्थिति और इस समय की स्थिति क्या है, बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। क्या क्या बदल गया, तो देखिए शीत युद्ध के बाद क्या क्या बदलाव आया। सबसे पहले तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, एक बड़ी महाशक्ति समाप्त हो गई, ठीक है। इसी के साथ साथ एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई, यानी अब विश्व में सिर्फ एक महाशक्ति है, कौन सी, अमेरिका। इसी के साथ इस दौरान अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई कि अब अमेरिका विश्व में सबसे ताकतवर देश बन गया। इसी दौरान चीन क्या कर रहा है, तेज़ी से विकास कर रहा है, तो चीन भी आगे जाकर एक महाशक्ति बन सकता है। और इसी के साथ साथ एशिया की अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, तेज़ी से विकास हो रहा है। अभी धीरे धीरे एशिया के ज़्यादातर देश तेज़ी से विकास कर रहे हैं। तो ऐसे में परिस्थितियाँ पूर्ण रूप से बदल चुकी हैं शीत युद्ध के दौर से। तो इसी वजह से ऐसा कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या किए जाने चाहिए, सुधार किए जाने चाहिए। और विश्व के सामने एक नई चीज़ और आई है कि उसके सामने नई चुनौतियाँ आ गई हैं। कौन कौन सी नई चुनौतियाँ, देखिए उस समय क्या था कि शीत युद्ध विश्व युद्ध में ना बदल जाए, यही एक सबसे बड़ी चुनौती थी। पर अब क्या चुनौतियाँ हैं, देखिए जैसे आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। इसी के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग, गृह युद्ध चल रहे हैं देशों के अंदर, परमाणु हथियार जो बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ धीरे धीरे जो पर्यावरण का विनाश हो रहा है और विश्व में फैल रही महामारियाँ जैसे कि कोरोना, जो कि अभी आप वर्तमान दौर में देख ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब विश्व के लिए नई चुनौतियाँ हैं। तो इन्हीं बदलावों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की बात सामने आई, क्योंकि स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि विश्व की परिस्थितियां बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी हैं, बदल गई हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में तो कोई बदलाव नहीं किया गया, पर विश्व बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या किए जाने चाहिए, बदलाव किए जाने चाहिए। तो क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए, क्या बदले हम, तो देखिए क्या बदलना है। सबसे पहले तो यूएनओ के न्याय अधिकार के अंदर आने वाले मुद्दों को बढ़ाना है, यानी जिन जिन चीज़ों पर यूएनओ फैसला लेता है उन सब चीज़ों को क्या करना है, बढ़ाना है, उस क्षेत्र को बढ़ाना है। दूसरा, यूएनओ की बनावट में सुधार करना है, कि जिस तरीके से वो बना हुआ है उसके अंदर क्या करना है, सुधार करना है। तीसरा, वीटो वाले देशों की संख्या को बढ़ाना है। देखिए मैंने आपको बताया कि सुरक्षा परिषद के अंदर 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास क्या है, वीटो है। तो ऐसा कहा जाता है कि इन सदस्यों को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, यानी और ज़्यादा देशों को वीटो दी जाए। इसी के साथ साथ सुरक्षा परिषद में नए देशों को शामिल करना है, यानी और स्थायी सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए।
और यूएनओ के कार्य करने के तरीकों को क्या किया जाना चाहिए, बदलना चाहिए। अब जो ये सब थे, ये सब क्या है, प्रस्तावित सुधार है, यानी इन्हें कहा गया है कि ऐसा होना चाहिए, ये नहीं है कि ये सुधार किए ही जाएंगे। तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा होना चाहिए, यानी ये क्या है, ये प्रस्तावित है। अब इन मांगों को देखते हुए क्या किया गया कि 1992 में यूएनओ की आम सभा में एक प्रस्ताव पास कर दिया गया इन्हीं सब सुधारों को लेकर कि इनमें समस्याएं क्या है। देखिए, सुरक्षा परिषद जो है वो विश्व में वर्तमान राजनीतिक स्थिति की नुमाइंदगी नहीं करता, ये समस्या है, ठीक है, जिसकी वजह से सुधार किए जा रहे हैं। दूसरा क्या है कि इसके फैसलों पर पश्चिमी देशों के हितों की छाप दिखती है, यानी जितने भी फैसले इसके द्वारा लिए जाते हैं उन सब के अंदर क्या होते हैं, पश्चिमी हित होते हैं, यानी अमेरिका का क्या होता है, ज़्यादा फायदा होता है। और साथ ही साथ सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी हर देश को बराबर की स्थिति नहीं है सुरक्षा परिषद के अंदर। तो ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं किसकी, यूएनओ की। तो अब ये जो सुधार थे इनको देखते हुए, यानी ये जो प्रस्तावित सुधार थे इनको देखते हुए यूएनओ में कुछ बदलाव किए गए। तो सबसे पहला बदलाव क्या किया गया, देखिए कब किए गए, ये किए गए सितंबर 2005 में। पहला बदलाव क्या किया गया कि शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया ताकि विश्व में शांति बनी रहे। एक आयोग बनाया गया जो विश्व में नज़र रखेगा ताकि विश्व के अंदर देशों के बीच समस्या ना हो और शांति बनी रहे। इसी के साथ साथ यूएनओ ने ये प्रण लिया कि अगर कोई भी देश अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल हो जाता है तो विश्व बिरादरी क्या करेगी, उसकी जिम्मेदारी लेगी, यानी विश्व के सभी देश उस देश की क्या करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे। हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा के बारे में बोला गया। साथ ही साथ मानव अधिकार परिषद की स्थापना की गई, कब, 19 जून 2006 को। और इसी के साथ साथ लोकतंत्र कोष का गठन किया गया इस दौरान। अगर नेक्स्ट हम देखें तो और जो सुधार थे, इसी के साथ साथ सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्रदान करने के लिए कुछ मानदंड प्रस्तावित किए गए। देखिए, प्रस्तावित किए गए, बनाए नहीं गए, ठीक है। तो क्या क्या मानदंड, इसका मतलब क्या है कि हमने बोला ना कि क्या किया जाना चाहिए, सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य हैं उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए, यानी उनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए, तो और देश शामिल किए जाने चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि किन देशों को शामिल करें। तो इसको देखते हुए कुछ मापदंड बनाए गए, कुछ मानदंड बनाए गए। देखिए क्या क्या थे कि सबसे पहले तो उस देश को क्या होना चाहिए, बड़ी आर्थिक शक्ति होना चाहिए, बड़ी जनसंख्या होनी चाहिए उसका भूक्षेत्र ज़्यादा होना चाहिए, विशाल सैन्य ताकत होना चाहिए, यूएनओ के बजट में उसका उच्च योगदान होना चाहिए, उसके द्वारा लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ वहाँ क्या होनी चाहिए, सांस्कृतिक विविधता। तो अगर इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम देखें कि क्या भारत को स्थायी सदस्य चुना जा सकता है, तो भारत क्या है, लगभग इसमें से सभी मानदंडों को क्या करता है, पूरा करता है। देखिए कैसे कि भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है, ये हम सब जानते हैं। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या कहाँ है, भारत के अंदर है। भूक्षेत्र के हिसाब से भारत का विश्व में 7वां सबसे बड़ा स्थान है। विशाल सैन्य ताकत के मामले में तो साइज यानी संख्या के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी सेना किसकी है, भारत की है। यूएनओ के बजट में भी भारत का अच्छा खासा योगदान है। हमारे यहाँ लोकतंत्र और मानव अधिकार दोनों का सम्मान किया जाता है, और सांस्कृतिक विविधता विश्व में सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर, भारत में। तो इन सब तथ्यों के हिसाब से भारत पूर्ण रूप से क्या बन सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सकता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि एक ध्रुवीय विश्व के अंदर अमेरिका की कैसी स्थिति है, तो ये सब सुधार थे। अब एक ध्रुवीय विश्व का मतलब कि अमेरिका यानी एक ध्रुवीय विश्व और यूएनओ की कैसी स्थिति, यानी अमेरिका और यूएनओ की कैसी स्थिति है साथ में। तो अगर हम ये देखें तो देखिए विश्व के लगभग सभी देशों का ये मानना है कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, प्रभावी नहीं है, यानी वो इतना प्रभाव अपना क्रिएट नहीं कर पा रहा। आपको टॉपिक याद रखना क्या है, एक ध्रुवीय विश्व और यूएनओ, ना कि अमेरिका, ठीक है। ये गलती से लिख दिया गया है, यहाँ पर क्या होगा, यूएनओ। तो सभी का मानना है कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ क्या इतना प्रभावी नहीं है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यूएनओ पर अमेरिका का अच्छा खासा प्रभाव है। इसी के साथ साथ यूएनओ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान कौन करता है, अमेरिका देता है। इसीलिए उसके फैसले भी किसके प्रति ज़्यादा होते हैं, अमेरिका के प्रति, यानी उसको लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इसी वजह से यहाँ पर काम करने वाले ज़्यादातर लोग कौन है, अमेरिकी है। तो ये भी एक समस्या है। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में अमेरिका स्थायी सदस्य के रूप में, और इसके पास क्या है, वीटो का अधिकार भी है, जिससे यूएनओ के फैसलों को प्रभावित करता है। और साथ ही साथ अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति से अमेरिका हमेशा से यूएनओ की क्या अनदेखी करता है। यानी हमने बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़े जिसके अंदर अमेरिका ने क्या किया, साफ साफ रूप से यूएनओ की बातों को माना नहीं है। तो इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि यूएनओ अमेरिका की ताकत को संभालने में इतना प्रभावी नहीं है। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो। इसका पार्ट 2 आप ज़रूर देखें, बाकी के टॉपिक्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नोट्स का लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए, और लाइक कीजिए वीडियो को, क्योंकि ये क्या करता है, हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।